और जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके? फैंटास्टिक है ना। बताइए कौन सी क्लास नंबर आपकी आज है? आज क्लास नंबर कौन सी है ये? मैंने पिछले क्लास में प्लानिंग करी थी कि नेक्स्ट क्लास पहले ही लिख लेंगे हम। फोर्थ क्लास है, पक्की बात? यस सर, फोर्थ क्लास है, आ जाओ। लिखो जी फोर्थ क्लास। आज की क्लास हम लोगों को क्या करना था? सिग्निफिकेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना था। ठीक है जी। तो लिखिए पहले क्लास नंबर फोर्थ ना। यस सर। उसमें लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में पिछले क्लास में बात हो गई थी स्टार्ट। मैंने कहा था कि इन्वेंट्री में हम तीन तरीके का इन्वेंट्री इस्तेमाल करते हैं। या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है, या वो वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में होता है, या वो फिनिश गुड्स के फॉर्म में होता है। तीन तरह का होता है। तो मैंने पहले कहा कि आप इन्वेंट्री को तीन तरीके से बिजनेस में यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल के फॉर्म में, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आपके सिलेबस में क्या किया, अभी वर्क इन प्रोग्रेस की बात नहीं करी, इसने बता दिया था मैंने आपको। तो इसका मतलब इन्वेंट्री क्या हो गया? रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में है, ये बात कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री एट द एंड माइनस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। साल के आखिरी में जितना रॉ मटेरियल है, उसमें से साल के बिगिनिंग में कितना रॉ मटेरियल है उसको माइनस कर दो। अगर लास्ट वाला ज़्यादा है, एंड वाला ज़्यादा है और बिगिनिंग में क्या था, कम था, इसका मतलब हमारी इन्वेंट्री में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही रॉ मटेरियल का भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही क्लोज फिनिश गुड्स का भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं? हम अपने इन्वेंट्री को क्यों बढ़ाते हैं? इन्वेंट्री हमारा जो है इंक्रीज़ क्यों करता है? हम इन्वेंट्री को क्यों इंक्रीज़ करते हैं? हम इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? यही बात को लेकर आज की क्लास में हम आपके सामने हैं। क्यों नहीं होगा बताइए। सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का स्टॉक आप क्यों बना कर रखते हो? दूसरी बात करता हूँ फिनिश गुड्स का। इसका स्टॉक बना के क्यों रखते हो? ज़रूरी है कि हर बात आपको मुश्किल ही लगे? कुछ बातें बेहद ही सिंपल होती है। देखो जी बच्चों, अगर रॉ मटेरियल के स्टॉक आपके पास नहीं होंगे तो कभी भी आपका प्रोडक्शन जो होगा ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। क्योंकि कोई भी गुड्स बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? रॉ मटेरियल चाहिए। अगर रॉ मटेरियल आपके पास सफिशिएंटली नहीं पड़ा हुआ है तो आपका प्रोडक्शन क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। प्रोडक्शन स्टॉप्स हो सकता है। प्रोडक्शन में स्टॉप इफ sufficient raw material is not available। अगर सफिशियंट रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्रोडक्शन क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। ठीक है। इसीलिए हर बिजनेसमैन क्या करता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक बना के रखता है ताकि प्रोडक्शन स्मूथली चल सके। अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो क्या हो सकता है? आपकी सप्लाई हैम्पर हो सकती है, डिमांड मीट नहीं हो सकता है। ठीक है ना, डिमांड मीट में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर। वही बात यहाँ पे है कि हम फिनिश गुड्स को बनाकर क्यों रखते हैं। फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स हम करते क्या है? अल्टीमेटली इसको हम सेल करते हैं। अगर ये मेरे पास सफिशिएंटली नहीं रहेगा, कभी कोई कस्टमर मेरे दुकान पे आएगा या मेरे बिज़नेस में आएगा तो क्या होगा? वो खाली हाथ जाएगा। एक बार अगर कोई कस्टमर आपके पास से चला गया ना, तो समझ लो एक बार नहीं गया, हो पूरे लाइफ टाइम के लिए चला गया। क्योंकि कस्टमर जहाँ जाता है वहीं अपना रिलेशन बना लेता है। हर बिजनेसमैन उससे अपना रिलेशन क्रिएट कर लेता है, तो फिर लाइफ टाइम के लिए उसके पास चला जाता है, जब तक कि आपस में कोई फिर रिलेशन में गड़बड़ी ना हो। तो हर बिजनेसमैन क्या करता है कि कस्टमर को तोड़ना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता, उससे जुड़ना चाहता है। और जुड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? फिनिश गुड्स चाहिए। आपके दुकान पे कोई आया, आप कहोगे हम कल देंगे आपको, आज मेरे पास नहीं है, तब तो बैठा रहेगा बंदा, हो कभी नहीं बैठा रहेगा। इसलिए हर बिजनेसमैन क्या कोशिश करता है, फिनिश स्टॉक का भी स्टॉक उसके पास रहना चाहिए। ठीक है सर। अब ये जो फिनिश स्टॉक है, ये जो रहना चाहिए, ये फिनिश स्टॉक जो होता है, एक्चुअल फिनिश स्टॉक मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना। ये जो एक्चुअल फिनिश स्टॉक है, इसमें दो बातें होती है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मैं आपको कुछ अपने तरीके से भी कुछ समझा रहा हूँ तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एक होता है आपको क्या, डिज़ायर्ड
डिजायर्ड मतलब प्लान्ड। एक डिजायर्ड स्टॉक होता है जिसको डिजायर्ड इन्वेंट्री बोलते हैं, एक होता है अनप्लान्ड, अनप्लान्ड इन्वेंट्री होता है। एक डिजायर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, अनप्लान्ड होता है। क्या मतलब है इसका सर, मैं यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने क्या सोचा है कि हम इस साल क्या करेंगे, ध्यान देना, हम इस साल 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, सुन लिया जी। उसमें से हम क्या करेंगे, 900 यूनिट सोल्ड आउट कर देंगे, और 100 यूनिट हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स बचा कर रखेंगे। तो जो आपने प्लान कर रखा है कि मुझे इतने फिनिश गुड्स चाहिए, ये आपके हो गए डिजायर्ड, डिजायर्ड इन्वेंट्री या डिजायर्ड फिनिश गुड्स, जो भी कहें इसको आप। ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं इन्वेंट्री। आवाज़ जा रही है आपके पास? यस सर। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 100 यूनिट की प्रोडक्शन करी, 1000 की सारी, और आपका 700 यूनिट सोल्ड आउट हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने बच गए आपके पास, स्टॉक बच गई 300 यूनिट। 300 यूनिट में से 100 क्या थी आपकी, डिजायर्ड थी, क्योंकि उतना आप रखना चाहते थे, और 200 क्या हो गया, अनप्लान्ड हो गया। सर ये अनप्लान इन्वेंट्री क्यों हो गया, भाई जितने आपने सोल्ड आउट करने की एक्सपेक्टेशन थी उतना सेल नहीं हुआ, कम सेल हुआ। तो अनप्लान होने का कारण क्या है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ लेस डिमांड, बिकॉज ऑफ लेस डिमांड। आज देखो ना, आज कितनी कैसी परिस्थिति मार्केट में है। हर बिजनेसमैन ने पिछले साल जो प्रोडक्शन कर रखा होगा कि हम जितना मार्केट में बेचेंगे और इतना बचा कर रखेंगे, सबका सब फेल हो गया होगा। सबके पास अनप्लान इन्वेंट्री पाइल्ड अप होंगे, जमा होंगे, गोडाउन में भरे पड़े होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि मार्केट में सेल नहीं है, कस्टमर की डिमांड नहीं है, लोग बाहर निकल नहीं रहा है। तो जितने भी इन्वेंट्री पहले के बने पड़े हैं वो सारे किस में कन्वर्ट कर गए, अनप्लान में कन्वर्ट कर गए। और अनप्लान इन्वेंट्री अगर ज़्यादा बढ़ता है ना, ध्यान देना, एक्सक्यूज मी, सुन रहे हो मेरी बात, अगर अनप्लान इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ता है तो फिर क्या करेगा बताओ। अगर इस बार बिजनेसमैन के सामान नहीं बिके तो वो सामान किस में कन्वर्ट कर गए, अनप्लान इन्वेंट्री में। अगले साल मान लो मार्केट में सब कुछ स्मूथ हो गया, कोरोना ख़त्म हो गया, और फिर दोबारा से बिजनेस स्टार्ट भी हुआ मान लो सब कुछ, तो बताओ अगले साल फिर से क्या प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, नहीं स्टार्ट होगा। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले के जो इन्वेंट्री पड़े हुए हैं उस इन्वेंट्री को सेल करने की कोशिश की जाएगी। मेरी बात सुन रहे हो, पहले के जो इन्वेंट्री पड़े हुए हैं उसको सेल करने की कोशिश की जाएगी। तो इसका मतलब अनप्लान इन्वेंट्री से क्या होता है, अनप्लान इन्वेंट्री से होता क्या है कि हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है, प्रोडक्शन हमारी कम हो जाती है, प्रोडक्शन हमारी गिर जाती है। प्रोडक्शन गिरने से क्या होता है, प्रोडक्शन गिरने से एम्प्लॉयमेंट गिरता है, एम्प्लॉयमेंट गिरने के बाद और क्या होता है, जीडीपी में कमी आती है, जीडीपी भी गिर जाता है। देखो हर चीज़ का रिलेशन ना, अभी से आप उसको, हाँ जी मैंने एम्प्लॉयमेंट लिखा, एम्प्लॉयमेंट लिखा मैंने, अपने ध्यान दिया होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, ठीक है, प्रोडक्शन गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, जीडीपी गिरेगा। तो इसलिए अब देखो, अब कहोगे सर ये अनप्लान इन्वेंट्री होता क्यों, अनप्लान इन्वेंट्री होने के बहुत वजह हो सकते हैं। अभी तो बेस्ट वजह देखो, अभी पेंडेमिक है, जो कोरोना पेंडेमिक आया उसकी वजह से हो सकता है, कभी फ्लड आ सकता है, कभी अर्थक्वेक आ सकता है, कोई भी अनडिजायरेबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से अनप्लान इन्वेस्टमेंट, अनप्लान इन्वेंट्री हो सकता है, कोई भी। ये सब कहानी है, लेकिन इसके बारे में बात होगी। अनप्लान होने के बहुत सारे वजह भी हो सकते हैं, लेकिन आपने देख लिया कि कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि वो जितना स्टॉक वो करना चाहता है उतना तक तो ठीक है, और जो वो नहीं करना चाहता वो अनडिजायर्ड हो गया, अनप्लान्ड हो गया, इसको अनडिजायर्ड भी कह सकते हैं। और इसका क्या नतीजा होता है ये आपने देख लिया, इसको मैं लिख देता हूँ, इसको अनडिजायर्ड भी कह सकते हैं या अनप्लान्ड। ठीक है सर, तो ये बातें तो हो गई है। इन्वेंट्री का फ़ायदा क्या होता है ये भी आपने देख लिया। कुछ बातें मैं यहाँ से आपको डिस्कस करते आता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स है अगर उसके पास स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है तो उसकी जो सप्लाई होगी, उसकी जो प्रोडक्शन होगी अनइंटरप्टेड रहेगी, कभी इंटरप्ट नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं। With enough stock of raw material, the producers can avoid day-to-day purchase from the market.
अब मान लो अगर आपके घर में, आपके घर का एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर आपके घर में पर डे 1 kg राइस इस्तेमाल होता है, आप हर रोज़ मार्केट जाते हो, हर रोज़ 1 kg राइस लेके आते हो और तब घर में खाना बनता है, कितनी बिजार सा सिचुएशन है, कितनी गलत बात है ये ठीक बात है क्या? नहीं ठीक बात है। क्या करना चाहिए आपको? 30 kg राइस स्टोर रखो, कम से कम एक एक महीना लेके आओ ना कम से कम, ताकि राइस के लिए बार बार आपको ना जाना पड़े। तो इन्वेंट्री का एक्यूमुलेशन से ये भी फ़ायदा होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं हम कि हम पूरे साल भर का राइस खरीद के रख लें। कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पूरे साल भर के राइस रखोगे ना, तो एक तो आपके घर में क्या करेगा, वो जगह घेर लेगा आपका। बड़े बड़े शहर में क्या होती है, जगह की बड़ी समस्या होती है। दूसरी बात और क्या होती है, अगर साल भर में मान लो राइस की क्वालिटी में चेंज आ गया मार्केट में, तो आप फिर नई राइस परचेज़ नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग बहुत लंबे समय के लिए स्टोर नहीं करता है, हाँ एक जेन्युइन टाइम के लिए स्टोर करता है इंसान। एनीवे जी बच्चों, ये बात है। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। पोटेंशियल का मतलब होता है फ्यूचर डिमांड। अगर स्टॉक नहीं होगा तो अगर मार्केट में फ्यूचर में डिमांड आ गया तो आप मीट नहीं कर पाओगे। मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिमांड का मतलब होता है फ्यूचर डिमांड। मतलब ठीक है, देखो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, मेरा लेक्चर, आपकी मेहनत और टी आर जैन की बुक, अगर ये तीन को आप साथ लेकर चले, मेरा लेक्चर खोल लोगे, अपना दिमाग खोल लोगे और ये बुक खोल लोगे, तीन चीज़ अगर आपने खोल लिया और उसका एक आपने एक कॉकटेल बना लिया उसका, अब फिर देखना कितना मज़ा आता है। कोई रोक नहीं सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने से, इम्पॉसिबल है। क्योंकि बुक ने अपनी भाषा में लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कुछ बातें बुक की ऐसी होती है जो आप समझ नहीं सकते हैं, तो उसको समझाने के लिए मैं खड़ा हूँ, मैं समझा रहा हूँ उसको, अपनी लैंग्वेज में क्लियर कर रहा हूँ। जब मैंने बुक की बातों को अपनी लैंग्वेज में क्लियर कर लिया तो सब बातें बुक की क्लियर हो गई। तो इस बुक में खास बात क्या है, फालतू बात लिखी ही नहीं है, जो बात लिखी है एक एक बात नोट है, समझ लो, एक एक बात नोट है। और इसकी एक और ख़ास बात है, जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो आखिरी में इसने क्या कर रखा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे रखा है। देखना, सबसे आखिरी में क्वेश्चन आंसर फॉर्म दे रखा है, वो तो मज़ेदार चीज़ है, तभी करके मैं ये बुक चूज़ करता हूँ। उसमें इतने क्वेश्चन आंसर देखें, एक एक चैप्टर में 200 300 क्वेश्चन आंसर दे रखा है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आपका पहले से क्लियर हो गया, क्वेश्चन आंसर आपके सामने में है, एक बार गो थ्रू कर लिए, दिमाग में कहानी बैठ जाती है, आप एग्ज़ाम में लिख सकेंगे। अगर आप रट के लिखने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं लिख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। समझ करके बंदा कुछ भी लिख सकता है। आइए जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स लेंगे, पहले चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद टेस्ट कंडक्ट करेंगे इसका एक, ठीक है। आइए जी, आइए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक आपको लिखा दूँ। आइए लिखिए जी बच्चों, सबसे पहले लिखिए डिज़ायर्ड। डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक refers to the planned inventory stock. It refers to what? Planned inventory stock. It refers to planned inventory stock. This is maintained by the producer. This is maintained by the producer to meet the future demand. फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर डिमांड को पोटेंशियल डिमांड भी कहते हैं, पता चल गया आपको। मतलब ये स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जो जो बिजनेसमैन जानबूझ कर चाहता है उसके पास स्टॉक पड़ा रहे, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई डिमांड आए उसको पूरा किया जा सके। दूसरा लिखो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक ये होता है, इट रेफर्स टू द अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक। इट रेफर्स टू unplanned it refers to unplanned inventory stock
It arises because of demand of the product. It arises because of it arises because of demand for the product. It arises because demand for the product. For the product क्या होगा बताओ? कम हो चुका है. डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर. टर्न्स आउट टू बी lower than expected. Turns out to be lower than expected. जितनी डिमांड आपने सोच रखी थी उतनी डिमांड नहीं हुई तो अल्टीमेटली वो स्टॉक किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक में. अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू लॉसेस. अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू व्हाट? लीड्स टू लॉसेस. इसकी वजह से क्या होता है? लॉसेस होता है. अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक लीड्स टू लॉसेस. वेरी गुड. आई बात समझ में? तो मैं पिछले 10-15 मिनट से आपको इन्वेंट्री बारे में बात कर रहा हूँ. मुझे लगता है कि अब इन्वेंट्री की बातें आप कंप्लीट कर चुके हैं. पिछले क्लास में मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी. बुक ने अब इसके बारे में बात की है तो मैं एक बार इसको टच करते हुए निकल जाता हूँ. देखिए बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैं कल बात कर चुका था लेकिन बुक के हिसाब से ये पॉइंट अब आया है. एक बार टच करने में कोई बुराई नहीं है. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. देखो बच्चों, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ. मान लो जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन होते हैं सर? ऐसे गुड्स जिसको बिजनेसमैन परचेज करता है. भाई रॉ मटेरियल कौन परचेज करता है? आप परचेज करोगे क्या? क्या रॉ मटेरियल बताओ? नहीं, बिजनेसमैन परचेज करता है. मशीनरी कौन परचेज करता है? बिजनेसमैन परचेज करता है. उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं. जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनकी जितनी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स जितनी भी होती है, मान लो कि प्रोडक्शन कितनी 50 लाख की, सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो. ये जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ अल्टीमेटली किसने परचेज किया? इसको बताओ. अल्टीमेटली इसको परचेज किसने किया? परचेज बाय होम? परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स. अल्टीमेटली इसको प्रोड्यूसर्स ने परचेज किया. और प्रोड्यूसर्स ने इसको क्यों परचेज किया? या तो प्रोड्यूसर ने परचेज किया इसको रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी. बच्चे समझ रहे हो बात को? एक्सक्यूज मी. या तो प्रोड्यूसर ने परचेज किया इसको किसके लिए? न्यू मशीनरी के लिए. न्यू मशीनरी मतलब न्यू एडिशन. न्यू एडिशन मतलब नए मशीनरी परचेज किया आपने. या फिर क्या हो सकता है? क्या परचेज किया? इन्वेंट्री परचेज किया. इन्वेंट्री भी कौन परचेज कर सकता? प्रोड्यूसर्स. इसका मतलब जितनी भी प्रोडक्शंस हुई है मार्केट में वो सारे प्रोडक्शंस को प्रोड्यूसर्स ने परचेज किया. और वो या तो यहाँ गया या यहाँ गया या इन्वेंट्री में गया. इसका मतलब ये टोटल प्रोडक्शन क्या है? ये टोटल प्रोडक्शन ही क्या है? यही है क्या? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. जो मार्केट में कैपिटल गुड्स की टोटल प्रोडक्शन है वही टोटल प्रोडक्शन ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है. या यूं कह लो कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? यहाँ देखो, ये भी है दिस प्लस दिस प्लस दिस. अब आप कहोगे सर आपने दो फॉर्मूला क्यों बताया, इससे कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा. दोनों फॉर्मूला जानना जरूरी. ये भी जानना जरूरी है, ये भी इक्वस टू होगा और दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये क्या हो? ये भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है. क्योंकि मान लो सवाल में कभी क्या लिखा है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स. इसका मतलब क्या हो गया? वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है. इसका मतलब वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है. अगर सवाल में टोटल प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी, जिसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं. इसको हम डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं. रिप्लेसमेंट को डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. क्यों जी? आई बात समझ में? रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी या न्यू मशीनरी या इन्वेंट्री.
अगर ये तीन चीज़ अलग अलग दे रखा है तो इनको प्लस करके भी क्या निकाल सकते हो आप, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। तो हर एंगल से समझना जरूरी होता है, नहीं समझ पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे। इस पर आने वाले टाइम में सवाल कराना है मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी। तो सर इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट क्या? कुछ नहीं, नेट इन्वेस्टमेंट देखो क्या है। अब ऊपर जो मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किया ना, उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन को हटा दो। जैसे डेप्रिसिएशन को हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? न्यू मशीनरी या न्यू फिक्स एसेट कह लो, सिर्फ मशीनरी क्यों कहते हो, न्यू फिक्स एसेट्स प्लस व्हाट, इन्वेंट्री। ये क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। या इसको कैसे कह सकते हैं हम, इसको कह सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा तो उसमें से क्या माइनस कर दोगे? उसमें माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन। अगर आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा तो उसमें से क्या माइनस कर दोगे? डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। एक बात आपने नोटिस की क्या? मैं नोटिस करवाता हूँ, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में भी क्या एडेड है? इन्वेंट्री एडेड है। और यहाँ भी क्या है? यहाँ भी नेट में भी इन्वेंट्री एडेड है। इन्वेंट्री दोनों जगह पे है। हेलो, आप लोग आवाज़ आ रही है प्रॉपरली? यस सर। आप देखिए, जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ध्यान देना इस बात पे, उस ग्रॉस जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें भी, एक्सक्यूज मी, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इन्वेंट्री एडेड है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इन्वेंट्री एडेड है। क्यों ना एडेड हो? होगा ही होगा, क्योंकि इन्वेंट्री में कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। और ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किस बात की है? ग्रॉस एंड नेट में डिफरेंस सिर्फ डेप्रिसिएशन का ही तो है, और क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। जैसे भी कर लो, नेट इन्वेस्टमेंट का दो फॉर्मूला मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर मान लो आपके पास न्यू फिक्स एसेट्स है और इन्वेंट्री है तो दोनों को प्लस कर दो, आ गया नेट इन्वेस्टमेंट। अगर नहीं है, आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, आ गया। तो इसका मतलब सर लास्टली आप ये कहना चाहते हो, मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि सर अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो और मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? उसमें से क्या माइनस कर देंगे बताओ? डेप्रिसिएशन। यस सर। अगर मेरे पास सर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो, अब मेरे पास सारे न्यू फिक्स एसेट्स हैं और प्लस इन्वेंट्री है तो उसको प्लस कर दिए, हो गया। सवाल में जो दे रखा होगा उसके हिसाब से मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। आगे जी, आगे बढ़ते हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है ना, उसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, याद रखना। ये पहले भी बोल चुका हूँ मैं आपको, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। यस सर। आइए जी, सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा समझिए क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट हेडिंग लिखिए। सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट से आपको क्या फ़ायदा होता है? एक बात याद रखना, जब मैंने नेट इन्वेस्टमेंट की बात करी ना, तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ? माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इतनी बार मैंने बोल दिया कि आपको रट गया होगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को आप माइनस कर दिए हो। इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जितने भी न्यू कैपिटल फॉर्मेशन हो रहे हैं, कैपिटल, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जितने भी न्यू एसेट्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, सारे न्यू एसेट्स। अब तुम खुद बताओ, अगर बिजनेस में न्यू एसेट्स आ रहा है तो लेबर को काम करने के लिए मशीनरी ज़्यादा मिलेगा, मशीनरी ज़्यादा मिलेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आप कह रहे हो, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, पूरे दुनिया भर के बच्चे सुनेंगे इस बात को, आप कह रहे हो कि सर वो तो तब होगा ना जब न्यू मशीनरी आएगा। भाई मैं, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है? न्यू मशीनरी। डेप्रिसिएशन वाली बात तो मैंने यहाँ माइनस ही कर दी, देखो ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से मैंने क्या करी? डेप्रिसिएशन वाली बात माइनस कर दी, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी है। अब जो आया है नेट इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब ही यही होता है कि न्यू मशीनरी बिजनेस में आ रहा है।
नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है न्यू मशीनरी बिजनेस में आ रहा है। और नेट इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस इस बात की है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा, मशीनरी आएगा तो लेबर को ज़्यादा काम करने को मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे सीधी सी बात है, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे आपका जीडीपी बढ़ेगा। देखो जी बच्चों, सोच आपको अभी से अपनी चेंज करनी पड़ेगी। हर जगह एक चीज़ का दूसरी चीज़ से लिंक आपको जनरेट करके रखना होगा, तभी आप आगे चल के इसका फ़ायदा उठा पाओगे। ये इसका सिग्निफिकेंस। अब देखो, अगर मान लो आपके एग्जामिनेशन में कभी आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, तो मैं बताऊं, एक इंटेलिजेंट बच्चा के लिए यही आंसर काफ़ी होता है। अगर एक टीचर इतनी सी बात समझा दे तो बच्चा इसको क्या कर सकता है, एलोबरेट करके खुद से भी लिख सकता है। पहली बात तो लिखेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द न्यूली एडेड मशीनरी इनटू द बिजनेस। देखो ना, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसे आंसर लिखता, न्यूली एडेड मशीनरी इनटू द बिजनेस। इफ मशीनरी आर न्यूली एडेड, it means labor got more opportunity for the productions and labor got more employments. If production is more, so GDP is more. This is one of the finest significance of the net investment. कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है देखो जरा आपको। ठीक है जी, तो यही बात है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस में एक चीज़ लिख देता हूँ जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, वो लिख देता हूँ आपको, लिख लीजिए आप लोग भी। नेट इन्वेस्टमेंट enhances production capacity, net investment enhances production capacity, generates opportunity of the employment। अभी तो बात करी मैंने आपको, generates opportunity of the employment, opportunity of the employment, opportunity of the employment, promotes efficiency of labor। भाई लेबर जो पहले खाली बैठे रहते थे काम के लिए, उसके पास मशीनरी नहीं होता था, उसको मशीनरी मिल रहा, अब लेबर खाली नहीं बैठा रहेगा। प्रमोट्स एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, एक्सेलरेट करता है, जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते जाते मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख जाता हूँ, और क्वेश्चन क्या है वो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। और मैं कराऊंगा नहीं, आपको करना है खुद से, आपको ये डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, इसको करना है आपको। कितनी बात तो क्या चुका हूँ, नेट इन्वेस्टमेंट में न्यूली एडेड मशीनरीज होते हैं, इन्वेंट्रीज होते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी, बस उसके बाद जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, जोरी नहीं है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसका हो गया, डेप्रिसिएशन वाला हो गया, तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा, जीडीपी में ग्रोथ ही नहीं होगा फिर तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, अब आइए नया टॉपिक पे आइए। नया टॉपिक क्या है सर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, नया टॉपिक लेके आइए। ठीक है जी, आइए जी बच्चों, बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं, और वह है कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। पिछले क्लासेस से मैं लगातार बोलते जा रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। डेप्रिसिएशन है क्या, ये पार्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, बताओ। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। दूसरी क्या खास बात इसकी है, ये रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट है, कॉल्ड व्हाट, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। और क्या खास बात है, डेप्रिसिएशन होते किस वजह से है, क्यों डेप्रिशिएट कर जाता है, कोई भी एसेट डेप्रिशिएट क्यों कर जाता है, उसकी वैल्यू गिर क्यों जाती है, वो टूट क्यों जाता है, किस तरह से डेप्रिसिएशन हो सकता है। आइए जी, 3 तरीके से हो सकते हैं,
3 वेज। कौन कौन सर? पहला लिखो। पहला होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज। आप कह रहे हैं ये तो अकाउंट्स में था, मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या है? मैरिज है। मैरिज समझते हो ना? मैरिज का मतलब क्या होता है? हाँ, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीएस, ये सब में आपस में मैरिजेज हैं। ये मैरिज मतलब होता है एक बंधन है आपस में। ये सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई एक दूसरे से कंप्लीट अलग नहीं है। जो बातें आपने वहाँ पढ़ी वो यहाँ भी कुछ हद तक पढ़नी पड़ सकती है। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है ये तो। हाँ। तीसरा क्या हो सकता है? एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। ओ बी एस, ओ एल ई एन सी ई एन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, OBSOLES CENCE, एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। देखो आपने मेरे मेरे ख्याल से आपने कुछ बोला है पीछे सर, क्या बोला है? पैसेज ऑफ टाइम। जो पैसेज ऑफ टाइम की बात है ना, वो नॉर्मल वियर एंड टीयर में आ गया, इसलिए आपकी बात हम खारिज कर दें, आपकी बात हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल वियर एंड टीयर की बात हो गई। एक्सीडेंटल डैमेज, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस का मतलब समझते हैं? इसका दूसरा वर्ड भी है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है यूजलेस हो जाना। चलो एक एक करके बात करते हैं। अकाउंट्स में हमने पढ़ा है तो यहाँ भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नॉर्मल वियर एंड टीयर का मतलब हुआ कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट है, हर चीज़ का एक अपना एक लाइफ है। अगर आपने एसेट परचेज किया 10 साल बाद वो ख़राब हो जाना है, उसके अस्थि पंजर हिल जाने हैं, उनके हर पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे, अब वो चलेगा नहीं। उसको ज़्यादा ठीक करवाओगे तो उल्टा आपको उसको ठीक करवाने के कॉस्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो इसको नॉर्मल वियर एंड टीयर बोलते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज, कोई मशीनरी बिल्कुल नई है, हो क्या गया कि 1 साल 2 साल के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो काम खराब हो गया, जबकि उसकी लाइफ बची हुई थी फिर भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से उसका काम पूरी तरह से डैमेज हो गया, तो एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका मतलब ये होता है कोई भी मशीनरी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, वो समय के साथ ऑब्सलीट हो जाता है। ऑब्सलीट मतलब यूजलेस हो जाता है। यूजलेस मतलब उसकी जो फिजिकल फॉर्म है अभी भी है, लेकिन उसको कोई ख़रीदता नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो जिस लैपटॉप से मैं लिख रहा हूँ, इसमें पेन भी है, इसमें टच भी है, इसमें सब कुछ है। और बहुत सारे लैपटॉप ऐसे होते हैं इसमें टच नहीं होता है, इसमें पेन नहीं होते हैं, लोग उसको खुद दबा के यूज़ करते हैं और अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये जो लैपटॉप है ये अपना स्पेस बना रहा है, लोगों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। लोग जब खरीदने जाता है तो 5-10 हज़ार ज़्यादा लगता है, लेकिन दे करके लोग टच पेन ये खरीदता है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी ज़्यादा यूज़फुलनेस है। एक समय ऐसा आएगा कि पुराने जो लैपटॉप्स है जिसमें टच नहीं है, जिसमें पेन नहीं है, उसको बिकना ही बंद हो जाएगा। जबकि बहुत अच्छा लैपटॉप है लेकिन वो यूज़लेस हो जाएगा। मार्केट तैयार है इसके लिए, उसको पता आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखोगे खासकर टेक्नोलॉजी के मार्केट में, कंप्यूटर मार्केट में तो कितने सारे चेंजेस होते रहते हैं। इन द सिमिलर वे मशीनरी में भी काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो सब कुछ एज इट इज़ है, लेकिन उसका ऑब्सोलेंस हो गया, उसका यूजलेस हो गया। मान लो पुराने ज़माने में क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, उसकी बनाने वाली कंपनी थी, जब से कलर टीवी आया ख़त्म हो गया, जब से एलसीडी आया तो दोनों ख़त्म हो गया, जब से एलईडी आया तो वो भी ख़त्म हो गया, जब से स्मार्ट टीवी आया एलईडी भी ख़त्म हो गया। बात समझ गए? तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के आने से क्या होता है कि सब कुछ रखा रखाया भी ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन पहले भी हम लोग आपस में टीवी पर डिस्कशन कर रहे थे। आपने जो टीवी अपने घर का बदल लिया, उसका बदलने का वजह ये नहीं था कि उस टीवी में आपको मूवी नहीं दिख रहा था, उसमें न्यूज़ नहीं सुन रहे थे, उसमें गाने नहीं दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था। बस क्या था, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, ठीक है ना? तो आपने फटाफट उसको चेंज करके नई टेक्नोलॉजी के लेके आ गए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो क्या होता है, एक फेज़ होता है जिस फेज़ में दोनों चीज़ चलता है। पुराने टीवी भी चलेंगे, नए टीवी भी चलेंगे, लेकिन 5-6 साल के अंदर पुराने ख़त्म हो जाएंगे, सब कुछ नया आ जाएगा। तो मतलब साफ सी बात है कि इसको बोलते हैं ऑब्सलीट हो जाना। मोबाइल के बिज़नेस में देखेंगे, पहले पेजर चलता था, आपने सुना भी नहीं होगा शायद। पेजर के बाद आया मोबाइल, मोबाइल के बाद आया स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन में पता नहीं कितनी कितनी वैरायटी आ गई। तो सब कुछ ऐसा ही होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होने से ऑब्सलीट हो जाता है। तो काफ़ी बातें मैंने आपसे कह दी। यस सर।
डेप्रिशन को और भी, डेप्रिसिएशन को, मैं डेप्रिशन को थोड़ा शॉर्ट में डेप्रिशन बोल देता हूँ, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। इसको और क्या कह सकते हैं हम? इसको कह सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट। इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट कहते हैं। देखो जी बच्चे, आपके किचन में राइस है और आप जिस घर में रहते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि राइस जो है सो 1 महीने 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन घर जो है सो 1 महीने 15 दिन में ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन 15 साल 20 साल में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, 30 साल में ख़त्म हो जाएगा। मानते हो बात को? मानते हो ना? क्यों? क्योंकि 30 साल बाद हो सकता है कि आपके घर का स्थिति बहुत ख़राब हो जाए, उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, उसका मतलब कुछ भी चीज़ आपको अच्छा ना लगे, पुराने भी हो जाए, तो आप उसको क्या करोगे? तोड़कर फिर से बनाना चाहोगे। तो हर चीज़ ख़त्म होता है, एक शॉर्ट टर्म में ख़त्म होता है, एक लॉन्ग टर्म में ख़त्म होता है, और उसी को हम कंजम्पशन बोलते हैं। तो ये किसका कंजम्पशन हो गया? फिक्स एसेट का कंजम्पशन हो गया। यस सर। जैसे मान लीजिए एक मशीनरी आपने परचेज़ किया, उसकी वैल्यू 10 लाख की थी और उसका लाइफ कितने साल का है? 10 ईयर्स का है। इसका मतलब 1 साल में कितना उसकी वैल्यू गिर रही है? 10 लाख, 1 लाख रुपए की। अब देखो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो एक कार आपने परचेज़ किया, उस कार की वैल्यू 10 लाख की थी और कार का लाइफ कितना? 10 साल का है। तो इसका मतलब 1 साल में आपने कितनी कार यूज़ कर ली? 1 लाख की कार यूज़ कर ली। जबकि 1 साल बाद भी आप गाड़ी में बैठोगे ना, तो सब कुछ आपको एज इट इज़ दिखाई देगा, कुछ भी आपको उसमें कमी दिखाई नहीं देगी। तो सर मैंने क्या यूज़ किया? फिर कुछ भी यूज़ नहीं किया, बस ये हुआ कि 1 साल उसकी लाइफ चली गई। तो अगर आफ्टर 10 ईयर्स, अगर आपको न्यू कार परचेज करना है, तो कैसे परचेज कर पाओगे? उसके लिए आपको एक रिज़र्व बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिज़र्व बनाना पड़ेगा, जिस प्रोविज़न करनी पड़ेगी। उसी प्रोविज़न करने के लिए क्या होता है? इसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाते हैं हम। अगर मान लो हर साल हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपया कम करते जाते हैं हर साल, तो 10 साल बाद मेरे पास कितने फंड जमा होंगे? ₹10 लाख। और 10 साल बाद मेरा कार अगर गाड़ी अगर काम करना बंद कर गया, तो मैं मार्केट में जाऊंगा दूसरी गाड़ी परचेज़ करने के लिए, तो मेरे पास ये फ़ंड होगा, मैं बड़े मज़े से दूसरी गाड़ी परचेज़ कर सकता हूँ। लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाया? जब मैंने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया था। अगर रिजर्व फंड नहीं बनाता तो मैं नई गाड़ी नहीं परचेज़ कर पाता, क्योंकि एट अ टाइम 10 लाख रुपया निकालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हर साल 1-1 लाख रुपया निकालना आसान काम है। तो हमने क्या किया, जितने साल कार की वैल्यू थी, पुराने कार की वैल्यू, उससे डिवाइड करके हमने हर साल 1-1 लाख रुपया रिज़र्व में रखते गए। उस रिज़र्व का नाम क्या दिया? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। 10 साल में मेरे पास 10 लाख रुपये आ गए और बड़े मज़े से हमने क्या किया, दूसरी गाड़ी परचेज़ कर ली, पुरानी गाड़ी को छोड़ दिया। ये है डेप्रिसिएशन का फंडा। देखो अकाउंटेंसी में जाओगे ना, तो डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं पता है? डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसको नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कोई कैश नहीं जाता पॉकेट से। जैसे मान लो हम घर से बाहर गए, कुछ खाए पिए, तो मेरे पॉकेट से कैश चला गया। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें कैश नहीं आता है, ये सिर्फ प्रोविज़न है, अ काइंड ऑफ प्रोविज़न है ये, जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं, अ काइंड ऑफ प्रोविज़न है। अब इतनी बातें हम यहाँ नहीं बोलेंगे, बहुत बातें आपने ऑलरेडी 11th क्लास में या कहीं पे भी इसके बारे में सीख के आए होंगे आप। ठीक है, राइट। आइए एक सेंटेंस लिख लीजिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के बारे में लिख लीजिए एक सेंटेंस। रेफर्स टू दैट फंड, रेफर्स टू दैट फंड, ये उस फंड को रेफर करता है, which the producers keep, which the producer keep for replacement investment, for replacement investment। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आपका पुराना हो जाएगा ना कोई मशीनरी, तो उसको रिप्लेस करने में इसका काम आता है। ठीक है,
यहाँ पे एक टॉपिक और बन रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। हर जगह इसने सिग्निफिकेंस की बात करी है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अभी तो बताया मैंने आपको, अगर रिजर्व फंड आप बनाओगे, हर साल पैसे कुछ निकाल के, सॉरी प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व फंड में डालते जाओगे, प्रॉफिट को निकाल के रिजर्व फंड में डालते जाओगे, तो जब इसकी लाइफ ख़त्म होगी तो आपके पास इतने सफिशिएंट फंड रहेंगे कि आप बड़े मज़े से क्या कर सकते हो, पुराने मशीनरी को रिप्लेस करके नई मशीनरी परचेज़ कर सकते हो। इसके बारे में अब ज़्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, यहीं तक इसको रहने दो। मैंने टॉपिक लिख दिया, आप इसको यहाँ पे एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है सर, आगे बढ़ें। अब देखो, मान लो अगर किसी बंदे के पास क्या है, किसी बंदे के पास, किसी बिजनेसमैन के पास डीआरएफ नहीं है, डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट फंड नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कुछ बिजनेसमैन क्या करता है, गाड़ी परचेज़ किया या मशीनरी परचेज़ किया, उसको यूज़ करता गया, जम के यूज़ किया, सारे पैसे कमाए, खर्च भी करते गए। जब वो मशीनरी ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसके पास फंड नहीं है। अब पैसे के अभाव में क्या होगा, वो मशीनरी परचेज़ नहीं कर पाएगा। अगर वो मशीनरी परचेज़ नहीं कर पाया तो फिर क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। जनरेट होना क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और साथ साथ हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही बात ये कहना चाहता है कि अगर डीआरएफ कम है तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। ये जो पॉइंट लिखाता हूँ ना, इसको एलोबरेट करना है आपको। डीआरएफ कम तो रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी कम, इसके कम होने से क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, और उससे क्या होगा सर, जीडीपी भी कम हो जाएगा। इतना देखो फ़र्क पड़ गया। इसलिए हर बंदों को क्या करना चाहिए, अपना डीआरएफ बना करके रखना चाहिए। हर बंदों को अपना डीआरएफ बना कर रखना चाहिए। इससे और एक नुकसान हो सकता है, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप आता है। इस सिचुएशन जानते हो, जो ये सिचुएशन में लिखा है यहाँ पे, मैं इसको एक बार क्या करता हूँ ना, आपको समझाता हूँ इस बात से। जो मैंने इसको लिखा ना, ये पूरा सिचुएशन को, इसको जानते हो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बोलते हैं। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बोलते हैं। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बोलते हैं। इसके वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होता है। ये सब टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन भी होता है, यस सर। बस आइए एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बारे में बात करते हैं। टॉपिक लिखिए अब। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, टॉपिक लिखते जाओ। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखो, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलेंस में डिफरेंस है, थोड़ा टेक्निकल मीनिंग डिफरेंस है थोड़ा इसका। ओवरऑल इसको डेप्रिसिएशन ही कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश मीनिंग का डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वियर एंड टीयर, कोई चीज़ यूज़ करते करते ख़राब हुआ है। ऑब्सोलेंस होता है कि उसकी पूरी लाइफ बची हुई है, उसकी पूरी लाइफ बची हुई है, बस सिर्फ हुआ क्या है कि नीचे से ज़मीन खिसक गई है। कैसी बात करते हो सर, सही बोल रहा हूँ मैं। लाइफ पूरी बची हुई है। हमारे तुम्हारे घर में टीवी है, उसकी लाइफ बची हुई है, हम चाहें तो 10 साल भी और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसमें मज़ा नहीं रहा। इतनी टेक्नोलॉजी आ गए, इतने उसमें स्मार्ट फीचर्स उसमें ऐड कर दिए गए हैं कि अब अगर हम कुछ करना चाहें, मैं क्लास भी आप चलाना चाहो तो उस पर क्लास भी चला सकते हो। एंड्रॉयड आ गया, उसमें जो मोबाइल में काम कर सकते हो वहाँ भी कर सकते हो, मोबाइल से उसको जोड़ सकते हो। मतलब आप जानते हो, मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो क्या हुआ कि पुराने टीवी तो अभी भी काम कर रहे थे, उसकी लाइफ बची हुई थी, लेकिन नए टीवी आने से क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गया, उसकी ऑब्सोलेंस हो गया। उसको बोलते हैं ऑब्सलीट हो जाना। लाइफ बची हुई है लेकिन ऑब्सलीट हो गया। तो ये जो ऑब्सलीट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। नाम से क्लियर है। एक्सपेक्टेड क्या होता है, पता चल जाता है कि भाई इतने साल में ये होने वाला है। भाई जो टीवी
मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आपको स्ट्राइक करेगा। जो स्मार्ट टीवी अभी आपके हाथ में है या आपके घर में है, उसके लिए 2 3 4 साल 5 साल पहले ही मार्केट में कहानी बनने लगी होगी, टेक्नोलॉजी आ गया होगा, टीवी में बातें हो रही होगी, मैगजीन में आया होगा, हर जगह बातें। या फिर मान लो प्रगति मैदान है, वहाँ पे उसके ट्रेड फेयर्स में एक्सपोजर होने लगा होगा उसके बारे में, और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी चेंज हुआ है। ये तो एक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, एकदम से हो गया। अनएक्सपेक्टेड किस वजह से होता है सर? उसका बहुत नेचुरल कैलामिटी वजह हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी हो सकता है, अनफोर्सीन कोई सिचुएशन हो सकता है, उसके वजह से हो सकता है। ठीक है जी। तो मैं एक्सपेक्टेड के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद किसके बारे में बात करूँगा? एक्सपेक्टेड के बारे में, अनएक्सपेक्टेड के बारे में, सॉरी। तो पहला क्या लिखो आप? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। OBSOLESCENC। देखो बच्चों, ये क्या होता है एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड होने के दो वजह हैं। एक वजह लिखो, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी टीवी का एग्जांपल दिया था, चेंज इन टेक्नोलॉजी। और दूसरा वजह होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड। सर एग्जांपल दो। चेंज इन टेक्नोलॉजी समझा दिया मैंने, टीवी वाला एग्जांपल, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। चेंज इन डिमांड मतलब ये हुआ, मान लो कि क्या होता है ना कि आप देखते हो कि आप लोग कपड़े सभी पहनते ही हो। क्या था पहले, कुछ साल पहले, आज से 10 12 साल पहले ना, एक जीन्स आया था, उसके ऊपर शेडेड होता था, शेड माना एक ही जीन्स में दो कलर होते थे, बीच में वाइट वाइट कर दिया था तो थोड़ा थोड़ा करके चलता था खूब। उससे पहले एकदम बिल्कुल प्लेन जीन्स हुआ करता था, बाद में शेडेड आ गया। अब शेडेड के बाद क्या हुआ कि बीच में कटे फटे जीन्स भी आ गए, मैंने बीच में फटा फटा सा बिल्कुल है। यंग ब्लड ज़्यादा पहनते हैं, कभी कभार शौक से हम लोग भी पहन लेते हैं। क्लास में नहीं आते हैं पहन के, लेकिन कहीं अगर मान लो जाना घूमने के लिए ऐसे पहन लेते हैं, मज़े मज़े करने के लिए। भाई लाइफ तो एक ही है, सबको सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो जीन्स फटे फटे से होते हैं। अब देखो जैसे ही मार्केट में फटाफटा वाला जीन्स आया हो, कटे फटे, पता नहीं उसका वर्ड क्या होता है, मुझे पता नहीं है, तो क्या हो गया फिर, शेडेड जीन्स का ज़माना चला गया। जब शेडेड जीन्स आया था तो वो प्लेन जीन्स का ज़माना चला गया। तो मतलब डिमांड चेंज हो गई। अब अगर मार्केट में आप जाओगे, तो आप भी जाओगे, कोई भी जाएगा, तो आपकी डिमांड क्या रहेगी? यार ऐसा जीन्स हो थोड़ा सा बढ़िया से कटा फटा रहे, तो ऐसा जीन्स आप पहनते हैं। मुझे पता नहीं चलता क्यों कटे फटे पहनते हैं। आज से 20 25 साल पहले को कटा फटा पहनता तो लोग कहता क्या, भाई इसके पास हैसियत ही नहीं, उसका कपड़े ही नहीं है। आजकल जितने फटे पहनो उतने अच्छे जीन्स पहने जाते हैं। एनीवे, ये आपकी डिमांड है। मतलब साफ सी बात है कि कोई सामान ऐसा होता है जो यूज़फुल था, लेकिन उससे लोगों का मन भर गया है, अब लोग कुछ और चाहता है, तो चेंज इन डिमांड आ गया। चेंज इन डिमांड आने से भी क्या होती है? ऑब्सोलेंस हो जाता है। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ कि पहले के ज़माने में लोग रबर शूज़ पहनते थे, अब रबर शूज़ का डिमांड चला गया, अब लेदर शूज़ आ गया। मैं कहूँगा लेदर शूज़ भी चला गया, अब स्पोर्ट्स शूज़ आ गया। तो ये कहानी है, चलता है। पहले क्या होता था कि स्पोर्ट्स शूज़ लोग पहन के ऑफिस नहीं आते थे, लेकिन अब तो हर जगह लोग पहन के जाते हैं। तो ये कितने सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, ये चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड के, इसके वजह से एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। ठीक है जी बच्चों, तो ये हुआ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात। अब आइए बात करते हैं कि इसके अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की। जो मैं एग्जांपल देता हूँ उसको भी आप लिखते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके बच्चों लिख सकते हैं, या फिर आप जो क्लास में डायरेक्टली बैठे हैं डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब लिखिए अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या होता है सर? देखो जी बच्चों, मैंने अभी कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड ऐसे जिसके बारे में आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था, लेकिन अचानक से ऐसी परिस्थिति आ गई, नेचुरल कैलामिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, फायर आ गया, उसके वजह से क्या हो गया? ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस आ गया। फिर से बोल दो सर क्या क्या वजह हो सकता है? नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ में क्या क्या आ सकते हैं? अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर। और अभी के सिचुएशन से बेटर आप क्या समझ सकते हैं? अभी क्या आया हुआ है? कोरोना। पूरा तहस नहस कर रखा है, पेंडेमिक कोरोना है, पूरा तहस नहस कर रखा है मार्केट को। और इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मैं इसी एग्जाम्पल का फ़ायदा उठाता हूँ और आपको सब कुछ समझाता हूँ। देखो, मार्च से पहले दुनिया कुछ और थी, और मार्च के बाद दुनिया क्या हो गया? बदल गया, टोटली चेंज। मार्च से पहले हम डिफरेंट वर्ल्ड में थे, मार्च के बाद बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। बड़े बड़े फैक्ट्री बंद, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, तो उसके जो मशीनरी या प्लांट है सब यूजलेस पड़ा हुआ है, लेबर की नौकरियां छूट गई है, बड़े बड़े लोगों की नौकरियां छूट गई है। अब जो लोग फैक्ट्री चलाते हैं, उसकी फैक्ट्री अगर बंद भी है तो भी कॉस्ट लगता है कुछ ना कुछ।
भाई फैक्ट्री बंद है तो भी कॉस्ट लगता है, जब फैक्ट्री बंद है तो भी उसके मेंटेनेंस के कॉस्ट लगते हैं। तो लोग क्या करता है, मजबूरी में फैक्ट्री को ही बंद कर देता है, उसके मशीनरी को सेल करने की कोशिश करता है। लेकिन बताओ आज के डेट में तुम्हारे पास कोई मशीनरी पड़ा हुआ तो कौन परचेज करेगा, बताओ जरा उसको, कोई परचेज करेगा नहीं करेगा। और करेगा भी तो किस पे करेगा, बहुत ही कबाड़ी के रेट पे करेगा, बहुत ही मजबूरी में करेगा। इसका मतलब जो आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, मशीनरी थी, वो आज 10 लाख में बिकने को तैयार नहीं है, 20 लाख में बिकने को तैयार नहीं है। बताइए आपका 80-80 लाख का क्या हो गया, कैपिटल लॉस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। जो कल तक मार्च से पहले फरवरी तक हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, आज वो 10 लाख में बिकने को तैयार नहीं है, पूरी फैक्ट्री बर्बाद, पूरे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। तो बताइए हमारा कैपिटल लॉस हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटल लॉस हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। यस सर, हमारा कैपिटल लॉस हुआ, कैपिटल लॉस हमारा हो गया। तो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारा यूज कैपिटल लॉस होता है, और उसी को क्या बोलते हैं हम, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं। ऐसा हुआ है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हमारे आसपास में हैं जो बंद हो गए, उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे जो उनको क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा, क्योंकि उनके रेंट बहुत ज़्यादा थे, 1-1 लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रेंट है, रेंट लोग कहाँ से भरेगा, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो लोग क्या करने पड़ते हैं, लोगों को बेचने पड़ते हैं, और बेचते हैं तो किस में बेचते हैं, कबाड़ी में बेचते हैं, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। तो क्या हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाता है। यस सर, ठीक है। देखिए जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है ना, उसके लिए बिजनेसमैन तैयार होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए तैयार रहता है, और उसको रिजर्व में इंक्लूड भी करता है। ये होता है ना, इसके लिए तैयार रहता है, इट इंक्लूडेड वेयर, इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसको हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड है, इट इज़ इंक्लूडेड आज। जो अनएक्सपेक्टेड है वो कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। मुझे बताओ ना, जो बंदा फरवरी से पहले पिछले साल, जो बंदा अपने बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाता था कि मुझे इतने रिजर्व बना के रखने हैं, कभी भी मशीनरी को रिप्लेस करना पड़ सकता है, क्या उसको पता था कि पेंडेमिक आएगा, कोरोना आएगा, नहीं पता था उसको। तो वो कैसे अपने रिजर्व फंड में अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को प्लस किया होगा, कभी नहीं कर सकता। अनएक्सपेक्टेड लॉस को कोई भी इंक्लूड नहीं कर सकता है। ठीक है जी, इसकी वजह लिख लीजिए आप। पहला वजह है, पहला वजह नेचुरल कैलामिटीज़, अनएक्सपेक्टेड के होने की पहला वजह क्या है, नेचुरल कैलामिटीज़। और दूसरा वजह फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। क्यों होता है सर ये, खासकर ये तब होता है जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है। इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, अब देखो ना, जैसे मान लो कुछ महीने के बाद पेंडेमिक ख़त्म भी हो जाए, ये कोरोना चला भी जाए, लेकिन क्या होगा, अचानक से मार्केट में डिमांड थोड़ी आ जाएगी, अचानक से बिजनेस थोड़ी चल पड़ेगा, अचानक से लोग मार्केट में जाके पैसे थोड़ी खर्च करना स्टार्ट कर देंगे, कहाँ से करेंगे, पैसे है कहाँ। जब 6-6 7-7 महीना 8-8 महीना साल भर बिजनेस बंद रहेगा, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग मार्केट निकल के खर्च कहाँ से करेगा। तो एक ज़बरदस्त रिसेशन में जाएगा मार्केट, डीप रिसेशन में जाएगा। कोरोना तो चला जाएगा, लेकिन मार्केट फिर भी क्या रहेगा, रिसेशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। हो सकता है कि मार्केट में डिमांड बिल्कुल कम हो, कोई डिमांड ना हो। उस केस में क्या हो जाएगी, जो हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, कैपिटल पड़े हुए हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। और इन सबको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। ये तुम्हारा कैपिटल लॉस। देखो एक्सपेक्टेड को हम कैपिटल लॉस नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके लिए हम तैयार होते हैं, मेंटली तैयार रहते हैं, लेकिन इसके लिए हम तैयार नहीं होते, इसलिए क्या माना जाता है, कैपिटल लॉस माना जाता है, और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का ये पार्ट नहीं होता है। अब एक सवाल बनता है, यहाँ लिखिए सवाल, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, क्वेश्चन बनता है। अगर डिफरेंस भी आप लिख लिए, समझ लिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड, अगर डिफरेंस भी समझ गए तो पूरी कहानी आप समझ गए, एंड अनएक्सपेक्टेड
ऑब्सोलेंस, इसमें क्या डिफरेंस है? दूसरा डिफरेंस आप लिखिए, एक क्वेश्चन और है, कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट, कैपिटल लॉस। देखो ना, ये तो मैं आपको मिनटों में समझा देता हूँ, समझा भी चुका हूँ तब से मैं आपको। डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है जो कि डिमांड में कमी की वजह से होता है, जो टेक्नोलॉजी में कमी की वजह से होता है, और वो नॉर्मल होता रहता है, उस नुकसान को हम झेलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड होता है वो नेचुरल कैलामिटी की वजह से हो सकता है, या फिर मार्केट में रिसेशन की वजह से लो वैल्यू ऑफ एसेट्स हो सकता है। ठीक है जी सर। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो होते हैं वो डेफिनेशन रिजर्व फंड का पार्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। चलिए बातें कंप्लीट। यहाँ आ जाइए नीचे, नीचे जो है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पता है क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था कि आपका घर मान लो, आपका जो फ्लोर है उसकी कीमत मान लो, जिस घर में आप रहते हैं उसकी कीमत मान लो 2 करोड़ का होगा, 1.5 करोड़ का होगा। वो कीमत जो है ना वो ज़मीन की कीमत होती है, घर की कीमत तो कम ही होती है। आप अगर एक फ्लोर बनाते हो तो 20 लाख 25 लाख में फ्लोर बन जाता है, तो फ्लोर तो 20 लाख का ही है। जो कीमत ज़्यादा है वो ज़मीन की वजह से है। तो ज़मीन को साइड कर दो, सिर्फ फ्लोर की बात करो। अगर मान लो आपने 20 लाख रुपए का एक नया फ्लोर बनाया अभी, वो फ्लोर क्या होगा, 20 साल 30 साल चलेगा, मान लो 20 साल चलेगा। चलो ना एग्जाम्पल लिया ना, चलो ना 20 लाख का एक फ्लोर बनाया आपने और 20 साल चला मान लो, तो आपने क्या किया, एक साल में 1 लाख रुपया उसको क्या किया, यूज़ कर लिया समझ लो, तो वो तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो गया आपका। लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, भगवान न करे ऐसा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भगवान न करे ऐसा हो, नेचुरल कैलामिटी आ गया। चलो मैं मान लेता हूँ कि मान लो कहीं और आ गया, दिल्ली या हिंदुस्तान में नहीं आया, कहीं और आ गया, समझ गए। नेचुरल कैलामिटी आ गया और अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गया, सारे घर गिर गए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसको इस तरीके से मत देखना, सारे घर गिर गए। जब घर गिर गए तो वो 20 लाख का घर जो 20 साल इस्तेमाल होने वाले थे वो तो मिनटों में ख़त्म हो गया। वो मिनटों में ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, हमारा कैपिटल लॉस हो गया। तब तुम्हारा कैपिटल लॉस कराएगा ना। तो ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होता है, मतलब टाइम के साथ होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कैपिटल लॉस हमारी काफ़ी तकलीफ होती है। सर तो इसका निदान क्या है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, इसका समाधान है। समाधान ये है, डेप्रिसिएशन का जो हम समाधान करते हैं वो कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के करते हैं। और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं। कितनी अच्छी बात है, अपने प्रॉफिट में से कुछ कुछ अमाउंट निकालते जाते हैं और फंड बनाते हैं। लेकिन जो हमारा कैपिटल लॉस होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इंश्योरेंस करते हैं। इसके बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। हम अपने घर का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। अगर ऐसी कोई अर्थक्वेक आ गया और हमारा नुकसान हुआ या फ्लड आया, नुकसान हुआ, तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलेगा, रिकवरी मिल जाएगी उसकी, फिर हम दोबारा से घर बना सकते हैं। तो याद रखना, जो एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं वो आपका डीआरएफ से सॉल्व हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, और जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो इंश्योरेंस से सॉल्व होते हैं। यस सर। और ये सारी बातें अगर आप समझ गए हैं तो ये देखो डिफरेंसेज इतना आसान है, इतना आसान है। मैं बहुत ही फास्टली आपको डिफरेंसेज बताते चले जाता हूँ। पहला डिफरेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड में देखो क्या लिखा हुआ है। माय गॉड, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। बताओ मैं किसके बारे में बात किया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बारे में बात किया, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम में हुआ है। Unexpected obsolescence, it refers to the fall in the value of fixed asset due to natural calamities or economic recession। क्या बात है सर। सेकेंड पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन है पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बताओ जल्दी से। एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा, अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ द फिक्स एसेट। क्या बात है सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। दूसरी बात है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। ये भी बात मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है। थोड़ा सा अपना भी ध्यान दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पढ़िए। अगली क्लास में हम बात करेंगे, आपको टॉपिक लिख देता हूँ, स्टॉक्स एंड फ्लो। क्या मीनिंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स और फ्लो के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। इनके बारे में खूब जम के बात होगी, स्टॉक्स एंड फ्लोज के बारे में। लेकिन अगली क्लास की तैयारी मैं अभी कर लेता हूँ।
अगली क्लास हमारी क्लास नंबर कौन सी बताइए, कौन सी क्लास नंबर होगी बताइए, क्लास नंबर कौन सी होगी? 5th होगी शायद ना? यस सर 5th होगी। आज कौन सी क्लास नंबर थी? तुम लोग सब भूल जाते हो यार। हाँ आज 4th थी, अगली क्लास में आपकी 5th होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगली क्लास में आपकी 5th क्लास होगी। 5th क्लास में मिलते हैं और जम के स्टॉक्स एंड फ्लो कॉन्सेप्ट बारे में बात करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।